तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे ही परिवार में एक शादी होती है जो कि बहुत सोची समझी शादी करी गई है, जहाँ पे महिला जो है उसका 3 साल पहले से किसी आदमी के साथ अफेयर है और वो आदमी शादीशुदा है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकती है। तो वो ये एक प्लान बनाते हैं कि तुम भी शादी कर लो और उसके बाद भी हम लोग वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम अभी हैं। ठीक है। क्योंकि वो सबसे बड़ी बेटी होती है अपने घर की और थोड़ा सा प्रेशर होता है शादी का, तो वो ये कि प्रेशर में जो है उसको वो शादी कर लेती है। प्रेशर में नहीं बोलूंगी मैं, मतलब ये है कि घर वाले शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो कोई मुर्गा ढूंढ लो और उसके बाद अपने आशिक के साथ कंटिन्यू और करो। ये आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपकी फैमिली में किसी यस के साथ यस हुआ है? यस एब्सोल्युटली। हम्म। और बस उसकी लड़की की किस्मत ये खराब थी कि उसके उस परिवार का मैं हिस्सा थी। और जब समझ में आया कि इस तरह से उनका चाल चलन है कि घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं करना, अपने पति से बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं दिखाना, उसको अपने पास भी नहीं आने देना, तो कुछ महीनों तक तो चला ऐसा। आज के टाइम में संभ्रांत परिवार हैं, सबको पता है कि लड़की अपना जितना टाइम लेना चाहे, कोई ऐसी जोर हाँ जबरदस्ती वाली बिल्कुल। बात होनी नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर भी एक शादी के बंधन में आप बंधे हो तो एक बहुत नेचुरल सी बात है कि फिजिकल इंटीमेसी होती है। लेकिन ये क्लासिक ट्रेट है ऐसी महिलाओं का जो कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व होती हैं और बिना मर्जी के अपनी शादी कर लेती हैं जस्ट समाज को दिखाने के लिए कि वो अपनी पति के साथ जो है फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दिखाएंगी फॉर नो रीज़न एट ऑल। तो धीरे धीरे मतलब कुछ महीने बीते तो काफ़ी ऑड सा बिहेवियर हो गया कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकल जाना घर से, रात को बहुत लेट आना, वीकेंड्स पे भी बाहर रहना, तो मतलब एक घर को सिर्फ एज अ पेइंग गेस्ट यूज़ करा जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक कज़न ने बताया कि ये पक्का किसी के साथ इसका अफेयर है और ये पक्का किसी को मैसेज करती है जैसे ही घर से निकलती है, मैंने देखा इसके फ़ोन पे। तो उसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी गई, सारे सबूत कैप्चर करे गए। फिर उसके बाद जो है उनको बोला गया कि आप ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने पहले बड़ी आनाकानी करने की वो करी कि नहीं ये तो मेरे भाई जैसे हैं। एक तो किसी भी हद तक जो झूठ बोल सकती हैं महिलाएं, वो किसी भी हद तक जाके क्राइम भी कर सकती हैं एक्चुअली, लेकिन हम लोग बच गए। मैं तो अब ये जो हो रहा है सोनम रघुवंशी का, मैं तो यही सोचती हूँ कि हम लोग तो बच गए, अदरवाइज क्या पता इस उस हालात तक भी ले जाती वो महिला, इतना झूठ बोलती थी। तो उसने बोला नहीं ये तो मेरे भाई जैसे हैं, आप गलत बोल रहे हो ये वो। हमने कहा हम सारे सबूत कैप्चर कर चुके हैं। तो फिर जब उसको समझ में आ गया कि इनके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो फिर उसने बोला कि ठीक है हम आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। तो हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप किसी और इंसान से प्यार करती हैं, आपको ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन चलो कर ली है तो अब आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे बिल्कुल भी अलग होना, बट फिर भी चलो वो भी मान गए। उनको भी समझाया गया कि देखिए आपकी बच्ची की जहाँ पे खुशी आप वो करिए। तो पहले तो ये बहुत ड्रामा करती रही, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि ठीक है आराम से जो है डिवोर्स ले लेते हैं। ठीक है बढ़िया, फर्स्ट मोशन फाइल कर दिया डिवोर्स का। फर्स्ट मोशन फाइल करने के 2 महीने बाद कोर्ट से समन आते हैं कि आप तो उसको हर रोज पीटा करते थे, आप तो उससे दहेज मांगते थे, मैं उसको हर रोज पीटा करती थी। सफेद झूठ, 2 पन्ने, पूरा का पूरा सफेद झूठ, हर शब्द हर लाइन सफेद झूठ। जब उसको हम लोगों ने पढ़ा तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई। मैंने कहा इतना झूठ कोई कैसे लिख सकता है? और जब तक आप कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नहीं करते हैं जिंदगी में, आपको ये लगता है कि यहाँ पे लोग सच बोलते होंगे या यहाँ पे न्याय होता होगा। एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि कोर्ट में क्या होता है, न्यायालयों में क्या होता है। तब तक कभी वो पाला पड़ा नहीं था। तो सबसे बड़ा शॉकिंग चीज जो मुझे ये लगा कि कोर्ट से समन आया है तो उसमें इतने सारे झूठ कैसे हो सकते हैं? क्या उन्होंने देखा नहीं कि इसका सच क्या है? बट फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने आपको ये नोटिस भेजा है, ये एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने कि वो डिवोर्स विड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद मीडिएशन में चला गया ये मामला। तो मीडिएशन में बैठते ही वो लड़की और उसकी माँ, जो कि पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे थे कि उनसे गलती हो गई, वो कहने लगे कि हमारे को तो 20 लाख रुपए चाहिए डिवोर्स देने के लिए। अरे नहीं तो हम आपके ऊपर झूठा डाउरी का केस करेंगे, 498 केस करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे, मेंटेनेंस लेंगे, फलाना धमकाना। अपने वकील को लेकर आए थे वो लोग। तो तब बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे
ऐसे सफेद झूठ बोला भी जा सकता है और ऐसा सफेद झूठ बोल के उगाही करी जा सकती है शादी के नाम पे। जो शादी थी उसमें पूरा डिवीजन था, एक फंक्शन उन्होंने किया, एक फंक्शन हमारे परिवार ने किया, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं हुआ। मुश्किल से मसा 3-4 महीने शादी के हुए थे। जो गिफ्ट भी वो लेकर आई थी वो भी अनपैक्ड पड़े थे। वो भी खोले नहीं गए थे क्योंकि घर में किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी और वो सब कुछ ले गई थी अपना। ठीक है। तो बस एक चीज यहाँ पे जो अच्छी हो गई वो ये हो गई कि ये बात रिकॉर्डिंग पे ले आ चुके थे पहले ही कि वो अपनी ज्वेलरी भी ले गई है। नहीं तो लोग जो है ज्वेलरी वगैरह के नाम के ऊपर तो फिर वो 50 लाख रुपए मांगते। तो हमने तो चाहा कि हम लोग उसको लड़ें, लेकिन उस वाकया के बाद जब मैंने पता करना शुरू किया लोगों से कि भाई ये ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं, ये 498 क्या है, तो एक अलग सी दुनिया मेरे सामने खुल गई। जो वो दुनिया थी जिसके बारे में शायद मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो ये है कि आदमियों के साथ क्या हो रहा है। तब तक मैं भी यही सोचती थी, और सोचती क्या थी, मैं हमेशा से बहुत ही बुलंद रही हूँ, बहुत ही मेरा पर्सोना जो है बड़ा लोगों के लिए स्टैंड लेने वाला है, चाहे मैं किसी को नहीं भी जानती। हरियाणा में पली बड़ी हूँ, तो हरियाणा रोडवेज की बसेस में ऐसा बहुत बार होता है कि लड़के बहुत गलत हरकतें करते हैं। तो मैंने किसी अपनी सामने किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है उसके लिए स्टैंड लिया है, खुद उस इंसान से जो है वो करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और लेकिन फिर वहाँ पे ऐसे इंसान के ऊपर ये एलिगेशन लग जाना कि आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं और बिल्कुल झूठ, और फिर उसके बाद ये समझ आना कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पुरुष हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो दैट वाज एन ओपनिंग टू अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तब तक ये नहीं सोचा था कि एक्टिविस्ट बनूंगी ऐसा कुछ, तब यही सोचा था कि ये जो 498 है ये ऐसा कौन सा काला कानून है। मैंने जब गूगल किया तो कितने लोगों ने सुसाइड करा हुआ है 498 मिसयूज की वजह से, कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए। मुझे आज भी वो वाकया भूलता नहीं है जब मैंने सैयद अहमद मखदूम, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री में जिनकी कहानी भी है, उनकी 7 मिनट की वीडियो देखी। एक रात को मैंने वो वीडियो देखी जब मैं 498 के बारे में पढ़ ही रही थी, और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। क्या था उसमें? सैयद अहमद मखदूम ने सुसाइड कर लिया था। उनके ऊपर उनकी पत्नी ने झूठा दहेज का केस किया था, और उनका जो 4 साल का बच्चा था उससे नहीं मिलने देती थी। वो उनका बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दुख। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चे से मिल पाएं, और समाज सेवी थे वो। कनाडा से इंडिया आए थे शादी करने के लिए, कनाडा में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते थे। ऐसे इंसान के ऊपर आप ये तमगा लगा दो कि तुम तो दहेज लोभी हो, वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो उन्होंने एक 7.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी थी। जैसे अतुल सुभाष अब 2024 में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बता रही हैं ये 2009 का शायद मामला है, 2009 में। सोशल मीडिया चूंकि इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने भी 7 मिनट की वीडियो बनाई थी, एक पूरा ब्लॉग अपने बेटे के लिए बनाया था, सुसाइड नोट बनाया था, पोएम्स लिख कर गए थे, वो भी पूरी की पूरी तैयारी करके गए थे। तो जब मैंने उनकी वो वीडियो देखी, मुझे ये लगा कि मुझे इस सच को समाज के सामने लाना चाहिए। और मैं क्योंकि जर्नलिज्म बैकग्राउंड से थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कुछ मैंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट बनाई थी, तो मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्री एक बेस्ट माध्यम है। कोई भी फिल्म उस टाइम पर थी नहीं इस इशू के ऊपर, जो कि बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि 498 का मिसयूज होते हुए मैंने 2012 में काम किया था, शुरू किया था, लगभग 30 साल हो चुके थे 498 के मिसयूज की बातें होते हुए। लेकिन इतने समय में भी किसी ने कोई सोचा नहीं कि उसके ऊपर एक लार्जर मीडियम पे डिस्कशन हो। तो मुझे लगा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से शुरुआत करूंगी। लेकिन फिर जब वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी शुरू की तो समझ में आया कि अब भाई बहुत बहुत अनगिनत ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में। कानून जो है बिल्कुल बायस्ड हैं। तो बस फिर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से कब एक्टिविस्ट बन गई मुझे पता नहीं चला, और अब लगभग 13 साल हो गए हैं हर रोज। तो मैं एक मेंस राइट एक्टिविस्ट होते हुए कभी नीरज जी ये नहीं बोलती कि ये कानून नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आप एक महिला के मौखिक बयान को एविडेंस समझ के एक इंसान को जेल में डाल दो, उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, ये गलत है। अब मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं रेड लाइट तोड़ूंगी तो मेरे ऊपर या तो चालान होगा या आगे कोई पुलिस वाला खड़ा होगा जो मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि मैंने कानून तोड़ा है।
लेकिन जो महिलाएं झूठे केसेस करती हैं उनको जरा भी डर नहीं है ये करने का। मैं आपको उदाहरण की बात करती हूँ। कल ही एक बहुत ही यंग से पिता हैं, उनके साथ मैं चैट कर रही थी। उन्होंने मुझे एक फोटो भेजी। ठीक है। उसमें सामने एक कुर्सी पड़ी है और ऊपर छोटी सी विंडो में उनकी अपनी शक्ल दिख रही है। उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल एक झूठा पॉक्सो केस लड़ने के बाद, जो कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर लगाया था, अपने ही बच्चे का यौन शोषण का झूठा इल्जाम बीवी ने लगाया अपने ही पति बीवी ने लगाया अपने ही पति पे। 3 साल वो झूठा इल्जाम लड़ने के बाद, जीतने के बाद मुझे अपने बच्चे को देखने की कोर्ट से परमिशन मिली है। तो आज मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपको परमिशन मिल गई अपने बच्चे को देखने की, पर बच्चा कहाँ है? तो वो मुझे बताते हैं कि बच्चा कभी आता ही नहीं है, बच्चे को कभी उनकी पत्नी बैठने ही नहीं देती है, यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी होती है। तो मैंने कहा कंटेम्प्ट डालिए कोर्ट में कि वो ये व्यवहार कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, दीपिका जी, जब कोर्ट ने इससे पूछा गया कि आपने झूठा पॉक्सो का केस क्यों डाला एक पिता के ऊपर, तो उसने बोल दिया मुझे तो गलत लीगल एडवाइस दी गई थी। अरे, और वो मान लिया गया। तो किसी के दिमाग में, दिल में क्या डर होगा? पॉक्सो लगाओ, रेप लगाओ, गैंग रेप लगाओ, मॉलेस्टेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ भाई। दूसरे इंसान से पैसे लेने के लिए या जो भी आप उससे करवाना चाहते हैं वो करवाने के लिए आप कितना भी झूठ बोलो, क्योंकि आप तो निकल जाओगे बाद में ये बोल के कि मैंने तो गलती से लगा दिया, मुझे तो गलत लीगल एडवाइस मिल गई थी। तो कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन कानूनों का जब इस तरह से बेजा इस्तेमाल होते हुए आप देख रहे हैं, सालों हो गए आपको देखते हुए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 साल में ऐसी 10 जजमेंट्स, कल ही हमारा एकम न्याय फाउंडेशन का जो पोस्ट है मेरी टीम ने पुट आउट किया, पिछले 2 साल में 10 ऐसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि 498A का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। 2025 में बैठे हैं हम। 1983 में आया था ये कानून, 40 साल होने को आए हैं। आपको सिर्फ अफसोस हो रहा है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको लीगल टेररिज्म भी कहा था ना? 2005 में लीगल टेररिज्म कहा था, सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सिर्फ कहने भर से क्या होगा? कुछ किया क्यों? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप रद्द कर रहे हैं बकायदा, बिल्कुल झूठे 498A के केस आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे रद्द कर रहे हैं, और आप महिला को 1000 रुपए का भी फाइन नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं फाइल करेंगी? क्यों नहीं कोई दुरुपयोग करेगा? और ये भाई, मैं तो अगर 498 फाइल कर दूं, 2 महीने की शादी है, मैं 498 फाइल कर दूं या सिर्फ धमकी दे दूं, सही बात है। हाँ, और मैं बोलूं 50 लाख रुपए दे दो, कोई बेचारा निम्न सब मतलब सभ्य परिवार होगा, इतनी शर्म में लोग होते हैं, ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। तो ये तो उगाही का जरिया बन गया है, और मेरे को इस बात में बोलने में कोई दो राय नहीं है कि कानून बिल्कुल इन महिलाओं के साथ खड़ा होता है ये उगाही करने के लिए। हमारी मीडिएशन सेंटर्स में बकायदा बोली लगाई जाती है। अब तो हमारे पास हमारी कोर्ट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम लोग को दिखने लगी हैं। तो हाई कोर्ट्स की कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। हाँ जी, कितना देंगे? 25 लाख देंगे, अरे 30 लाख कर दो, अरे 5 लाख रुपए और कर दो। क्या मतलब है ये? मतलब आप कह रही हैं कि उगाही का जरिया बन गया, क्योंकि वकील को भी पता है कि कानून में क्या कमी है, जज को भी पता है, तो आदमी कहाँ जाएगा? और जो घरेलू हिंसा है, फिर आप बोल रहे हैं बढ़ती जा रही है। हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? अगर आपने कानून को सिर्फ एक पैसे के लेन देन का जरिया बना दिया, अभी वो आर्टिकल आया नहीं है, अभी आएगा 498A में। मेरे फेलो मेंस राइट एक्टिविस्ट है शोनी कपूर जी, उन्होंने एक RTI फाइल करी है। हम लोगों ने, उन्होंने दिल्ली में रेप केसेस और 498A केसेस में क्या कन्विक्शन रेट है, इसके लिए सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें RTI फाइल करी थी। ठीक है। पिछले 4 साल में रेप के केसेस में सिर्फ और सिर्फ 4% कन्विक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 4%। और बाकी 96% का मतलब है कि या तो केस झूठे हैं, या तो केस झूठे हैं, एविडेंस नहीं था, या एविडेंस नहीं था। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी FIRs भी पढ़ी, मेजॉरिटी फॉल्स केसेस हैं। 88 करोड़ कॉम्पेंसेशन गई है रेप विक्टिम्स को पिछले 4 सालों में। 4% कन्विक्शन रेट है, 88 करोड़ कॉम्पेंसेशन गई है, और सिर्फ 6 लाख की रिकवरी हुई है उन केसेस में जहां पे महिला बिल्कुल अपनी बयान से मुकर गई। तो आप केस फाइल कीजिए, आप हॉस्टाइल हो जाइए,
आपको सरकार से भी कॉम्पेंसेशन मिल रही है। अगर आदमी का परिवार जो है बिल्कुल टूट गया हो तो उनसे भी आप पैसे ले लीजिए, उसके बाद कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो जाइए, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा। तो इसके कुछ उदाहरण हमें दीजिए। अभी आप एक बातचीत से पहले जिक्र कर रही थी एक महिला का 4% रेप के केसेस में कन्विक्शन है। 498A के केसेस में पिछले 4 साल में दिल्ली में 0.23% कन्विक्शन रेट है। 0 मतलब 1% भी नहीं, यस, 0.25% भी नहीं। यस। 45% केसेस क्वॉश हुए हैं हाई कोर्ट में। तो आप मुझे बताइए कि कानून किस लिए बनाया था? न्याय देने के लिए बनाया था? उगाही करने के लिए बनाया था। कोई पति अगर अपनी महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट दीजिए, आप उसको जेल में भेजिए, आप उसको कन्विक्ट करिए अगर उसने ये अपराध किया है। अपराध है ना 498। बिल्कुल। पर आपने कर क्या दिया? पैसे दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, 498A कॉश कीजिए। 498A के साथ अभी आज आपसे मिलने के बाद मैं गुड़गांव में एक परिवार से मीटिंग करूंगी। पूरा का पूरा परिवार इस समय भागा हुआ है, भगौड़ा है इस टाइम पे वो परिवार, जिसमें एक बुजुर्ग माँ है, एक बुजुर्ग पिता है, उनका बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, उनका छोटा सा बच्चा है। क्योंकि उनकी बहू ने, छोटी बहू ने उनके ऊपर ना ही सिर्फ झूठा 498A लगाया है, बल्कि साथ में झूठा अटेम्प्ट टू रेप लगाया है अपने ससुर पे और अपने जेठ के ऊपर। कोई एविडेंस नहीं है। वो कह रही है 3 साल पहले मेरे जेठ और मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप करने का अटेम्प्ट किया था। उनके पास चैट्स हैं, इतनी सारी चैट्स हैं, जिसमें 1-2 महीने पहले तक वो अपनी सास को बोल रही है कि मम्मी जी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी जी मेरा तो परिवार जो है उन्होंने मुझसे जबरदस्ती ये केसेस करवा दिए, झूठे केसेस करवा दिए, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने ये FIR करवा दी। तो ये जो पैसे की बात अचानक आपकी बातों से लग रहा है आ जाती है, ये इंसान के मन में खुद लालच आ जाता है या उससे वकील बताते हैं कि भैया आप ऐसा कीजिए, क्यों आप ऐसे ही जाने दे रही हैं, हम आपको पैसे दिलवाते हैं। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि लड़की के परिवार वाले भी इन सब चीजों के लिए क्यों राजी हो जाते हैं? क्या पहले से कोई क्रिमिनल माइंडसेट उन लोगों का रहता है? क्योंकि नॉर्मल सामान्य आदमी, दीपिका जी आप हो या हम हो, कोई भी आदमी इस तरह से झूठ बोलकर, हम तो किसी ने अगर आपको धक्का नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते इसने मुझे धक्का दिया। नीरज जी बहुत इजी मनी है ना, समझिए आप। हाँ। बहुत इजी मनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने पिछले 1 साल में लगभग 24 लोगों को अरेस्ट करवाया है डेटिंग ऐप स्कैम्स में। ठीक है। मुंबई में 2 क्लब बंद हुए, इंदौर में 1 क्लब बंद हुआ, हैदराबाद में 1 क्लब बंद हुआ। क्या कर रहे थे लोग? डेटिंग ऐप के थ्रू स्कैम चलाते हैं। इसमें 20, 22, 23 साल की, उससे भी कम यंग बिल्कुल लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां इन स्कैमर्स के साथ काम करती हैं। ये डेटिंग ऐप पे लड़कों को मिलते हैं, उनको किसी एक सर्टेन क्लब में लेके जाते हैं जिनके साथ इनकी साठगांठ होती है। वहां पे लड़की जो है 10 या 12 बिल्कुल एक्सपेंसिव लिकर के शॉट्स मारती है, जिसमें लिकर नहीं होती, पानी होता है। उसके बाद लड़के का बिल बिठवाते हैं 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। लड़के को मेनू भी नहीं दिखाया जाता, उसको समझ में नहीं आता, उसको ये लगता है कि ठीक है नॉर्मल ड्रिंक होगी, कितना खर्चा आ जाएगा, 5,000, 6,000 फलाना धमकाना। तो इस तरह से 50-60,000 तक का बिल बिठवाती हैं। आधे घंटे में बहाना बनाती हैं कि मेरे घर से फोन आ गया, मेरे घर पे इमरजेंसी है, मैं निकल रही हूँ। उसके बाद वो फुर हो लेती हैं, उस बंदे को पैसे देने होते हैं। तो ऐसे 25-30 विक्टिम्स ने मुझे अप्रोच किया और मैंने इन क्लब्स को जो है एक्सपोज किया। अब सोचिए लड़कियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, काम कर सकती हैं, हाँ जॉब कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, अच्छा, लेकिन नहीं, ये क्विक मनी है, इजी मनी है। इसमें एक टेबल बोलते हैं, जो लड़के को बुलाया जाता है और जो बकरा बनाया जाता है उसको टेबल बोलते हैं। क्योंकि जब मैं पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एक्सपोज कर रही थी तो कुछ ऐसे लोग थे जो इन स्कैमर्स के साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनका अपने ही स्कैमर्स के साथ पैसे का लेन देन के ऊपर झगड़ा हो गया, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट कर लिया। तो उन्होंने हमें बताया कि पूरी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है। तो टेबल बोलते हैं, तो हर टेबल का उस लड़की को 20% मिल रहा है। तो सोचिए आप कितने हजार वो डेली कमा रही है, तो मेहनत क्यों करनी है। तो ऐसे ही शादियों में भी किसी भी वजह से शादी टूट गई, किसी भी वजह से शादी टूट गई, तो एक तो ये है कि ये केसेस फाइल कर दोगे तो समाज में ये बता पाओगे कि हमारी तो लड़की बड़ी अच्छी है। हाँ। वो हरामी निकले, वो खराब निकले, वो दहेज लोभी निकले, उन्होंने हमारी बच्ची को प्रताड़ित किया। तो एक तो सोशल आप
अपने आप को विक्टिम दिखाओगे, बिल्कुल। और दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे, पैसे भी मिल रहा है। तो क्यों नहीं करेगा कोई? आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज के समय पे अब ये सोनम रघुवंशी जैसे, मुस्कान जैसे केसेस हो गए हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसे महिलाएं कैसे हो रही हैं, ऐसे महिला। अरे भैया, आप महिलाओं को उद्दंड होना इंसेंटिवाइज कर रहे हो। शादी करो, तोड़ दो, ह्यूज एलिमनी लो, झूठे केसेस कर दो, कोई रेपरकशन नहीं है। इतने सारे हम लोग केसेस देख रहे हैं। ये तो चलो डिवोर्स वगैरह की बात हो गई। आज ही मैंने एक पोस्ट शेयर करी है जिसमें एक आदमी है जो किसी तो जन सुनवाई में जाके गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी अपने लवर के साथ भाग गई है, और बच्चे बेचारे, दो उसकी बच्चियां हैं, वो तड़प रही हैं, रो रही हैं। तो अब मैंने लिखा उस आर्टिकल को शेयर करते हुए कि हमारा कोर्ट बोलता है कि एक पुरुष का कानूनी और मौलिक और मॉरल हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पत्नी और अपने बच्चों का देखभाल करना, मेंटेनेंस देना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरा बताएगा कोई? कोई कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने बच्चों को भी छोड़ के जा सकती है, वो अपने पति को भी छोड़ के जा सकती है, उसको कोई कंपेल भी नहीं कर सकता वापस आने को, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि इनको, जिनको तुमने जन्म दिया है उनको तुम मेंटेन करो, नहीं, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो आप सारा का सारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही जेंडर पे डालोगे, दूसरा जेंडर तो दंड होएगा ही होएगा। फिर हैरानी क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल।